very warm good morning to all my respected teachers and my dear class fellows. I am Tejaswini from BA first year and I am going to explain continental drift theory by Alfred Wegener. So what do you mean by continental drift theory? Continental drift refers to the separation of ocean and continents. Next slide. Alfred Wegener was primarily a geologist from Germany who propounded his concept on continental drift in 1912. But it didn't come into light until 1922 when he published his ideas in a book in German language and then translated the book into English in 1924. So what Wegener tried to explain in the theory was about the paleoclimatic changes that occurred in the geological time in the past of Earth history. क्या आज हमारी दुनिया जैसी दिखती है हमें? आज जो हमारी पोजीशन है कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस की, क्या वो शुरुआत से ऐसी ही थी? नहीं। ऐसे कौन कौन से चेंजेस हिस्ट्री में अकर हुए हैं उनकी जानकारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमें देती है। Wegener has put two alternatives. First, that the land masses may have remained stationary and the climatic zones might have shifted, and the second one is the climatic zones have shifted and the land masses have remained stationary at their position. Wegener opted for the first one as he rejected the permanency of the continents. According to Wegener, the basic premise of the theory contained Pangaea and Panthalassa. Pangaea was the all land part that consisted of land masses. They were united in a single piece that is known as Pangaea. Pangaea is a Greek word that meant all earth, and it was surrounded by water all over. That was known as Panthalassa, that meant all water. Pangaea is considered as a supercontinent and Panthalassa is considered as the mega ocean. अब कुछ टाइम बाद Pangaea began to split. It splitted into northern and southern part. नदर्न पार्ट को लॉरेशिया या अंगारा लैंड बोलते हैं और साउदर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड बोलते हैं। देन वेगनर बताते हैं कुछ टाइम बाद कुछ फोर्सेस की वजह से पैंजिया और स्प्लिट हुआ, यानी नदर्न पार्ट और स्प्लिट हुआ और गोंडवाना लैंड भी और स्प्लिट हुआ। अब वो क्या फोर्सेस थी जिनकी वजह से ये स्प्लिटिंग स्टार्ट हुई पैंजिया में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 225 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ कुछ ऐसी थी। देन 150 मिलियन ईयर्स एगो पहले अर्थ कुछ ऐसी दिखने लगी। 100 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ कुछ ऐसी दिखी और आज प्रेजेंट में अर्थ ऐसी दिखती है। अब कुछ एविडेंसेस के बारे में जान लेते हैं जो वेगनर ने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए दी, जैसे कि अपरेंट एफिनिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, टेलाइट, placer deposits and rocks of same age across the oceans. Apparent affinity of physical features. सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जिग्स ऑफ इट। वेगनर ने कई शोर लाइन्स, कोस्ट लाइन्स को सिमिलर बताया है, जैसे कि गल्फ ऑफ ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका में, इट सीम्स टू फिट इनटू द गल्फ ऑफ गुनिया इन अफ्रीका। ग्रीनलैंड सीम्स टू फिट इन वेल विद एल्समेयर एंड बैफिन आइलैंड्स ऑफ कनाडा। उसी तरह से साउथ अमेरिका का जो ईस्ट कोस्ट है और अफ्रीका का जो वेस्ट कोस्ट है, यानी कि अटलांटिक ओशियन के अपोजिंग कोस्ट की सिमिलर शोर लाइन्स हैं। रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियंस। उन्होंने कहा है कि कोस्ट लाइन्स पर सेम एज की रॉक्स देखने को मिलती हैं। रॉक्स की एज हम रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड है उससे लगाते हैं। तो ब्राज़ील की जो बेल्ट है रॉक्स की, वो वेस्टर्न कोस्ट जो है अफ्रीका की उससे मैच करती पाई गई है। ऐसे ही जो मरीन डिपॉजिट्स हैं साउथ अमेरिका की कोस्ट के, वो भी अफ्रीका से मैच होते हुए पाए गए हैं। इससे हमें क्या समझ आता है कि कभी ना कभी पिछले टाइम्स में ये कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े होंगे। ये इस चीज़ का एविडेंस देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेलाइट ग्लेशिएशन. It is the prolonged glaciation that occurred in the Carboniferous times. It is the sedimentary rock formed out of deposit of glaciers. सदर्न पार्ट यानी कि गोंडवाना लैंड में ये इंडिया में अकर करता हमें देखने को मिलता है, लेकिन
6 काउंटर पार्ट्स जैसे कि मेडागास्कर, फाकलैंड आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, अफ्रीका जैसे देशों में भी हमें ये देखने को मिलता है, जिससे हमें समझ आता है कि ये कॉन्टिनेंट्स पहले कभी ना कभी जुड़े थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जो मिनरल्स हमें ऊपर मिल जाते हैं, जिनकी हमें बहुत ज़्यादा डीप माइनिंग, एक्सकेवेशन नहीं करनी पड़ती, उन्हें हम प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं। अफ्रीका के कई देशों में हमें सोना नदी के ऊपर तैरता मिल जाता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो घाना कोस्ट है अफ्रीका की, उधर हमें नदी के ऊपर सोना तैरता मिलेगा, लेकिन वो सोना वहाँ कैसे आया? वहाँ पर सोर्स रॉक का एब्सोल्यूट एब्सेंस है। लेकिन हम देखते हैं जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील यानी कि साउथ अमेरिका की ईस्ट कोस्ट, वहाँ हमें गोल्ड बियरिंग वेन्स देखने को मिलती है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, कोई ऊपर से तो आगे सोना डालेगा नहीं। सीधी सिंपल बात है कि वो दोनों यानी कि ईस्ट कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट जो है, वो कभी ना कभी किसी न किसी टाइम में दे ले साइड बाय साइड, जिससे हमें कॉन्टिनेंट्स के जुड़ा होने का एक और प्रूफ मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। लेमूर्स जो हैं वो इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका में अकर करते हैं, जिससे इन तीनों कॉन्टिनेंट्स को मिला के लेमूरिया बोला जाता है। ये भी हमें एक एविडेंस देता है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है फॉसिल्स का, जैसे कि मेसोसॉरस एक स्मॉल रेप्टाइल थे, जिसके हमें स्केलेटन्स 2 लोकेलिटी में देखने को मिलते हैं। एक तो साउदर्न केप में जो साउथ अफ्रीका में है, और एक रिवर फॉर्मेशंस ऑफ ब्राज़ील। तो इससे हमें समझ आता है कि ये 2 लोकेलिटी भी